चढ़ पाई नहीं तो क्या हुआ, अपने हक अधिकार तक पहुंची नहीं तो क्या हुआ। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा सब तो है, बस जरा व्यवहार में हिंदी नहीं तो क्या हुआ। तो दरअसल अ, अखबारों की जैसे भाषा लें, अखबार की भाषा से भी सीखा जाता रहा है, अखबार प्रशिक्षित भी करते रहे हैं। लेकिन दुख तब होता है जब कोई खबर छपती है कि भारत स्काउट गाइड में दृष्टिहीनों का शिविर। दृष्टिहीन तो हम आंखें होते हुए भी हो सकते हैं, नेत्रहीनों का शिविर नहीं, और दृष्टिहीनों का शिविर। या एक खबर ऐसी आई कि इस बार अच्छी बारिश हुई, अच्छी फसल होने की आशंका। अब यहां संभावना चाहिए। या तीर्थ यात्रियों की बस खड्ड में गिरी, 300 लोगों की मरने की संभावना। यहां आशंका चाहिए, और ये गड़बड़ी बहुत सारे प्रतिष्ठित अखबार भी अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे नुक्ते का सवाल है, अभी भाई ने कहा कि हमें हर स्तर पे महसूस होता है कि हम जिस भाषा को ग्रहण करें उसको विकृत करके ना लें। नुक्ता अगर है तो नुक्ता आना चाहिए। दूसरी बात यह कि ये जो जन सामान्य में जो स्वीकृत है, समाज में जो स्वीकृत है, उसे अगर बहुत अनर्थ नहीं हो रहा है, संस्कृत क्या मतलब है? संस्कृत जब है सीधे सीधे, जबरदस्ती आधा मत डालने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं भाषा को उस रूप में स्वीकार अंगीकार किया जा सकता जिस रूप में वो हमारे समाज में चलन में है। भाषा के स्तर पे, संवेदना के स्तर पे, बोली के स्तर पे, अभिव्यक्ति के स्तर पे उस भाषा को हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हिंदी के पंडितों ने बहुत नुकसान किया है, हिंदी का, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने। क्यों नहीं हिंदी हमारे जन सामान्य की भाषा बन पाई? इसलिए क्योंकि किसी ने अगर बोलना शुरू किया तो आप व्याकरण का बेत लेके खड़े हो गए। ये व्याकरण का बेत लेके खड़े हो जाना हर मौके पे भाषा के प्रति एक आतंक पैदा करता है। और हिंदी जैसी जबान, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था वहां पे जब स्वतंत्रता मिली, तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? तो उन्होंने बड़े गर्व और गौरव से कहा कि हम क्या संदेश दें, दुनिया वालों से कहे तो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। घर अगर खुलता है खिड़की दरवाजों से तो घर कई बार सेंध लगने से भी खुलता है। और अंग्रेजी ने वो सेंध हमारे हिंदी के घर में लगाई जिससे हमारा आत्मविश्वास चोरी चला गया, और फिर हम व्याकरण की माला भजते रहे, कृत्रिम हिंदी परोसते रहे। न फारसी निष्ठ उर्दू चलेगी, न संस्कृत निष्ठ हिंदी चलेगी। जो जबान पे होगा, जो कंठ में होगा, वही जिएगा जागेगा। किताबें अपना काम करती रहेंगी और जनजीवन अपने तरह से बरतता रहेगा। हिंदी बरतने वाली भाषा है, हिंदी व्यवहार में लाने वाली भाषा है, हिंदी स्वीकार की भाषा है। इसलिए, और अब देखिए ना, हिंदी ने जिस तरह से विकास किया है अपने समय के साथ, जैसे विवेक कह रहे थे भाषा बहता नीर, तो हिंदी ने ये प्रमाणित किया है। हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं लगातार, कविता में प्रयोग हो रहे हैं, कहानी में प्रयोग हो रहे हैं, और वो भाषा इस्तेमाल की जा रही है जिसको हम ओढ़ते बिछाते हैं। और सपना हम जिस भाषा में देखते हैं वही भाषा चलेगी। सपना हम अंग्रेजी में नहीं देखते, हम चाहे जितने बड़े अंग्रेजीता हो जाए। तो मुझे लगता है कि हिंदी को इस रूप में समझना होगा, और हिंदी से दास्तां नहीं करानी होगी। बहुत हो चुका, हिंदी से अब दास्तां नहीं कराई जा सकती, करानी भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो, अगर हम दास्तां वाली जबान में बोलेंगे तो सबसे पहले हमारा विवेक अपहृत हो जाएगा। मुझे यही लगता है कि हिंदी में शुद्धता क्यों नहीं है, या हिंदी प्रायोरिटी क्यों नहीं है? जी।
विषय के शिक्षक हिंदी बोलते हैं दिन भर, हिंदी में ही दिन भर बात करते हैं, लेकिन हिंदी की जो शुद्धता की चिंता की जिम्मेदारी उनके हिस्से की है, वो हिस्सा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता, इस बात से मैं सहमत नहीं कि उसकी शुद्धता की चिंता हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों की जो हम लोग कॉपी का मूल्यांकन करते हैं उसमें शुद्धता की चिंता हमें रहती है, उस पर मार्किंग भी करते हैं और उसको हम लोग चिन्हित करके उनको बताते भी हैं कि ये वर्तनी की अशुद्धियाँ कहाँ हैं। इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, सहमत नहीं, क्योंकि मैं खुद भी शिक्षक हूँ और आए दिन, और मुझे लगता है कि जब साप्ताहिक हम लोग कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हिंदी की जो शुद्धता के लिए हम लोग मार्किंग करते हैं, लगभग 15 से 20% अशुद्धता रहती है। इसलिए बाकी अध्यापक चिंता नहीं कर रहे, इस बात से मैं सहमत नहीं। और जो बाकी चूँकि अन्य विषय जो है वो मैं बोलना चाहूँगा कि हिंदी उपेक्षित क्यों है या हिंदी प्रायोरिटी पे क्यों नहीं है हर जगह, जब हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था वेंटिलेटर पे है हमारी ही जनपद में, जो मूल थी हिंदी की यहाँ, वहाँ पे बहुत सारे साहित्यकार, राजेश टंडन जैसे व्यक्ति महापुरुष यहाँ रहे। आज के डेट में जो नई जनरेशन है उनको पता भी नहीं है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ है या वहाँ क्या होता था, ये किसी को नहीं पता है। और जो हमारा अभिभावक है वो हिंदी को दोयम दर्जा मानता है। आप किसी भी जो इलीट क्लास कहा जाता है या मध्यम वर्गीय है, अब तो क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाता हूँ, वहाँ का भी जो गार्जियन है, जो किसान है, वो भी हिंदी से घृणा करता है। वो चाहता है कि हमारा बेटा जो सेंट पीटर्स और सेंट जॉन्स जैसी लिखी हुई जो शिलापट है उस स्कूल में जाए। गार्जियन जो अभिभावक है वो पढ़ना नहीं जानता, वो उसकी बुक नहीं पढ़ सकता, लेकिन अपने बेटे को सेंट जॉन्स जैसे स्कूल में भेजना चाहिए। वही परंपरा का निर्वहन होता रहा और संस्था को सिर्फ साहित्य लेखन और कविताओं में और उसके लेखन में ही बांध के रख दिया गया। आज के नए युग में ज़रूरत है कि संस्थाएं आगे बढ़ें और हिंदी लेखन में को हर क्षेत्र में बढ़ावा दें, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे रोजगारपरक चीज़ें हों, चाहे मैनेजमेंट की चीज़ें हों। उस तरफ संस्था को मैं ले भी जा रहा हूँ, उसमें प्रयास भी कर रहा हूँ। अभी हम लोग ने एक मोतीलाल से भी MOU साइन किया है, जहाँ के सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम लोग ने मीटिंग करी, जिसमें यह भी प्रस्ताव रखा गया कि यदि कोई आगे तकनीकी क्षेत्र में किताब लिखने के लिए आगे आता है तो उसका हम हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशन करेंगे। हमारी एक पारंपरिक पत्रिका आती थी, सम्मेलन पत्रिका, जिस बार उसमें हम लोग ने कुछ विज्ञान के भी शोध जोड़े हैं। उसके बाद IIIT जैसे संस्थान के साथ भी मिल के हम कुछ उस तरह का प्रयास में लगे हैं। तो तरीका ये है कि पुरानी परंपराओं को बदलने की ज़रूरत है और जो हिंदी को साहित्य और कवि और कविताओं के लेखन में बांध के रख दिया गया, ऐसी संस्थाओं को आज बाकी सारे क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है और बाकी सारे क्षेत्रों को लोगों को भी जोड़ने की ज़रूरत है। इसमें मैं तो कहता हूँ आगे चल के कॉरपोरेट्स को भी जोड़ने की ज़रूरत है, जिनसे बैठ के हम यहाँ बैठ के डिस्कशन करें कि आप बताइए आपको किस तरह के लोग चाहिए जो हिंदी बोलने वाले हों, जो आपके बिजनेस में उसको बढ़ा सकें और कर सकें। मैं कॉर्पोरेट जगत का आदमी हूँ, मैंने 22 साल टाटा मोटर्स में काम किया। हम देखते हैं हम लोग सारे डिस्कशन बैठ के हॉल में हिंदी में करते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन बॉस को देखना होता है अंग्रेजी में, और वो प्रेजेंटेशन की भी बात हिंदी में ही होती है। तो बस एक छोटी सी कमी है कि वो भी बस हिंदी में आ जाए तो चीज़ें चल पड़ेंगी, लेकिन अभी सामग्री नहीं है, न तकनीकी क्षेत्र में सामग्री है, न मैनेजमेंट के क्षेत्र में, किसी और क्षेत्र में हिंदी के अलावा कोई सामग्री है ही नहीं। तो बच्चे भी क्या करें, हम लोग खुद हिंदी मीडियम में पढ़े, हमारा क्या मन नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग करने जाऊँ तो फिर से अंग्रेजी की इतनी बड़ी बड़ी किताबें वो पढ़ूँ, हिंदी में होती मेरे लिए सहूलियत होती, लेकिन सामग्री नहीं है, तो उसका एक बहुत बड़ा अभाव है। आपकी बात सुन के मुझे एक तो नीलाभ जी की एक कविता याद आ रही है। नीलाभ जी यहीं के थे और उनकी एक बहुत छोटी सी कविता है, मैं एग्जैक्ट नहीं सुना रही, लेकिन उसका भाषा के सा शा हा क्षत्रा ज्ञा की चिंता ना करें, आप मनुष्य की चिंता करें। अगर बचाया ही है तो बचाया जाना चाहिए मनुष्य, जो इस समय सबसे ज्यादा खतरे में है। और भाषा का क्या है, मनुष्य बचेगा तो भाषा तो बच ही जाएगी। इस आशय की उनकी एक कविता है। आपने साहित्य पर बात की, तो साहित्य में ठीक ठीक इस विषय पर क्या किसी एक कवि ने कहा है, मैंने उसको मुझे याद आ गया कि इत्तेफाक से ये हिंदी के एक कवि ने कहा है और इसी सवाल पर कहा है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो बुनियाद तो मेरी भी वही है कि मैं भी यही सोचती हूँ कि बचाना ही है तो बचाए जाने चाहिए मनुष्य पहले,
और भाषा का क्या है, मनुष्य बचेंगे तो भाषा तो उनके साथ बचेगी, भाषा तो एक ज़रिया है। दूसरी बात ये है कि हम हिंदी हिंदी चाहे जितना भी कर लें, लेकिन बात उसके कंटेंट की है। कंटेंट जिस भाषा में होगा वो भाषा आगे बढ़ेगी, ये निश्चित है। हिंदी में अगर तर्कपूर्ण चीज़ें आएंगी, रीजनिंग आएगी, मनोविज्ञान आएगा, साइंस आएगी, तकनीक आएगी, लोग हिंदी पढ़ेंगे। और अगर वो चीज़ें ही उपलब्ध नहीं है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई समस्या हो रही है और मुझे कहीं देखना है कि मैं क्या पढ़ूँ, तो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, वो हिंदी में है ही नहीं। तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी तो मजबूरी हो जाएगी कि मैं जैसे-तैसे करके उसको देखना, पढ़ना, सुनना सीखूँ, और नहीं सीखूँगी तो एक समस्या के चलते मतलब भाषागत ज्ञान मेरी एक सीमा बन जाएगा। तो जब हम अपनी भाषा की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी बात करें और इसमें भी जोड़ें कि लगातार हमारी चीज़ों में सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण अनुवाद हों, जो बिल्कुल नहीं हो रहे, शून्य है, ये शून्य है। इस पर तो अगर हम कहें तो पॉलिसी में किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि हमें इस पर भी कोई नीति नियम बनाना चाहिए, जिससे हम एक टास्क लेकर के अच्छे साहित्य का, अच्छी किताबों का एक टास्क लेके अनुवाद होना। भारत में तो बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत के अंदर ये कैसे संभव है कि कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा हो जाए? ये कैसे संभव है? भई सब हाथ पकड़ के एक दूसरे का चल सकते हैं। क्या हम इसके आगे नहीं सोच सकते कि हम में से केवल एक ही आगे बढ़ेगा? क्या हम एक साथ हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ सकते? हर भाषा से उसको जानने वाला एक बड़ा समूह जुड़ा होता है, उसका ज्ञान, विज्ञान, उसकी परंपराएँ जुड़ी होती हैं। जैसे ही हम किसी एक भाषा की बात करते हैं, वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि अब अभी तमाम सारी बोलियाँ जो हिंदी के आने के बाद से पिछड़ गईं और जिन पर बात नहीं होती, और इसके साथ ही हमने ऐसी बहुत सारी सहज चीज़ें खो दी, बहुत सारी सहज बात जिनके लिए शब्द थे हमारे पास में और हिंदी में सीमित शब्द हैं और हिंदी ने वो शब्द नहीं लिए और हम एक सीमित अभिव्यक्ति का शिकार होके रह गए। तो एक तो जो बात यहाँ पे लगातार हो रही है कि उदारतापूर्ण तरीके से हम अपनी भाषा के विकास के बारे में सोचें, और ये हम तब, जैसे हम चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत बड़ा आदमी बने, तो जब बहुत बड़ा हमारी हिंदी बहुत बड़ी बने, बहुत बड़ी बने, तो हमारे बच्चे को बहुत कुछ सीखना होगा ना, समझना होगा, उसके शरीर के विकास के बारे में, उसके मानसिक विकास के बारे में हमें फ़िक्र करनी होगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें जोड़नी होंगी। इसी तरह अगर हिंदी हमारी भाषा है, तो हमें उसके बारे में भी ऐसे ही सोचना होगा कि हम उसमें क्या और जोड़ें, और मतलब मुझे इस मंच पे आके ये कहना ज़रूरी लगता है कि अनुवाद को लेकर के महत्वपूर्ण टास्क लिए जाने चाहिए। जैसे अभी आपकी बात से मुझे ये याद आया कि अभी-अभी हमने संडे को एक कार्यक्रम किया 8 तारीख को, जिसमें 2 उर्दू किताबों का हिंदी में अनुवाद हुआ। सन 75-76 की ये किताबें हैं और अनुवाद अभी जाकर हुआ, और ये बेशकीमती किताबें हैं। मतलब सैयद सिफ़्ते हसन साहब यहाँ पैदा हुए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनकी पढ़ाई-लिखाई हुई और अलीगढ़ से उन्होंने लॉ किया। आप जान रहे होंगे उनको। बँटवारे के समय ये हुआ कि वो भारत में रहें कि पाकिस्तान जाएँ, तो तमाम ऊहा-पोह के बाद वो पाकिस्तान गए। लेकिन वो तार्किक विज्ञान से जुड़े हुए थे, जो समाजशास्त्र है हमारा, उसमें वो एक वैज्ञानिक सोच रखते थे और उन्होंने उसको लेकर किताब लिखी, मूसा से मार्क्स तक, यानी मूसा से लेकर के मार्क्स तक का कैसे विकास हुआ। और उन्होंने एक अलग कम्युनिटी से, एक मुसलमान कम्युनिटी से आते हुए इस चिंतन पे विचार करना और वैज्ञानिक तरीके से लोगों के बीच में रखना, और दूसरी किताब उनकी माज़ी के मज़ार, यानी जो अतीत में जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, उनको हम किस तरह यहाँ देखते हैं, तमाम सभ्यताओं के बारे में उन्होंने बात की। ये दोनों महत्वपूर्ण किताबें हैं, और ख़ास करके आप सोचिए जिस पाकिस्तान में ये किताबें लिखी गई, वहाँ कितनी महत्वपूर्ण है। वहाँ तो ज्ञान-विज्ञान हमसे बरसों-बरसों पीछे चला गया है, कितनी महत्वपूर्ण है। या फिर यहाँ का समाज हो जहाँ वो उर्दू किताबें आईं और अब उनका हिंदी अनुवाद हुआ। हमारे यहाँ राहुल सांकृत्यायन के बाद इस तरह की किताबों का लिखना कम हो गया, नहीं लिखी जा रही हैं किताबें। तो बाहर की किताबों का अनुवाद करना, और ये किताबें 500-500 पृष्ठों की हैं, छोटी-मोटी नहीं हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और आप यकीन करेंगे कि मूसा से मार्क्स का 1 साल के अंदर दूसरा संस्करण आ गया, और माज़ी के मज़ार का भी बहुत अच्छी उसकी बिक्री हो रही है। तो अनुवाद पढ़े जाते हैं। बहरहाल अनुवाद बहुत अच्छे होने चाहिए, शानदार अनुवाद होने चाहिए। और ये अनुवाद किए किसने हैं? ये फ़िदा हुसैन साहब ने किए, जो पेशे से डॉक्टर हैं, एनाटॉमी के प्रोफ़ेसर, वो केजीएमसी में रहे और रेडियोलॉजिस्ट भी हैं वो। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद, अपनी 70 साल की उम्र में, जब वो कोरोना में वो फँस गए, तब ये अनुवाद हुए। तो ये एक व्यक्तिगत पहल के अनुवाद हैं। ऐसे ही अनुवाद आप कल्पना करिए कि हिंदी के नाम पे सरकार कितना पैसा खर्च करती है, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि हिंदी क्षेत्र में हिंदी के नाम पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो फिर वो दिखता क्या है कहाँ पर? क्या काम हो रहा है?
तो वो दिखना चाहिए। अगर एक व्यक्तिगत प्रयास से हम लोग छोटी-छोटी इतनी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैं हिंदी कविताओं का हिंदी में अनुवाद करती हूँ, अंग्रेज़ी में कविताएँ हैं, उसका हिंदी में अनुवाद, या अंग्रेज़ी के बहुत अच्छे जैसे फिडेल कास्ट्रो की बहुत अच्छी राइटिंग है, उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। हिस्ट्री विल एब्सॉल्व मी, इतिहास मुझे बरी करेगा, और टॉक टू इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों से बातें, ये मैंने किया। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण काम हैं, ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं, जो हमारी भाषा को समृद्ध करेंगी, वो यहाँ आनी चाहिए। दूसरे, अगर हम इंटरेक्शन बढ़ाएँगे, बातचीत बढ़ाएँगे, तब हम अपनी भाषा को और समृद्ध कर रहे होंगे। और तीसरी बात रही बोलचाल, उच्चारण की, मैं बरेली से बिलॉन्ग करती हूँ। पश्चिम के क्षेत्र की जो भाषा है वो मानक भाषा मानी जाती है। मीठी हो गई है, मुझे थोड़ा-सा खटकता है। देरी के लिए क्षमा और विलंब के लिए माफी। मेरा ये कहना है, हिंदी बढ़ी ही इसीलिए, देखिए हिंदी आज भी लोक व्यवहार और लोक सरोकार की भाषा है, और जो उदार मना नहीं होगा वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसे यश भैया ने और हमारे अनुपम जी ने और विवेक जी ने शुरू में बात कही। मेरी अपनी कविता की 2 पंक्ति पूरी हिंदी पे है, इसी से आप समझ जाएंगे जो आपका सवाल इसका जवाब भी है, और जो अभी संध्या जी कह रही थी कि भाषाई मेलजोल मुलाकात है हिंदी, ये लंबी कविता है, उसकी 2 पंक्तियां। भाषा, ये अपने भारत के संदर्भ में कह रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के जहां जहां हिंदी बोली जाती है। भाषाई मेलजोल मुलाकात है हिंदी, उर्दू में जगह भाव तो जज्बात है हिंदी। ये हमारा देश है। हमारे यहाँ जज्बात को भी, आप जज्बात शब्द भी बोलेंगे तो समझ जाएंगे भावना की बात हो रही है। यश भैया ने बोला शुरू में कि हिंदी और हिंदी वालों दुश्मन शब्द इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। मैं इसलिए आपको दोनों शब्द बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ इसकी बहुत अच्छी समझ है भाई साहब। हमें इसको जबरदस्ती कठिन करने की अनावश्यक रूप से क्या जरूरत है? जब हम ये शब्द बोल रहे हैं दुश्मन, तो इसका मतलब हर व्यक्ति, हिंदुस्तानी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति उसको शत्रु और बैरी भी समझ रहा है। भाई साहब ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोला, हम लोग शिक्षा से भी जुड़े हैं। बस ये एक चीज मैं और रखना चाहता, लेकिन उस पर चर्चा हो गई ज्यादातर, लेकिन बताना चाहता हूँ क्या। हाँ, ये चूंकि लोक सरोकार लोक व्यवहार की भाषा है, तो भाषा अभी जैसे करती, तो हंस बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखते समय एक अतिरिक्त सतर्कता और उत्तरदायित्व है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जैसे मेरा बच्चा के पापा मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया, ये कोई भी भारतीय समझ सकता है, और ये हिंदी ही है। फर्स्ट डिवीजन में पास जो है, इसको आप छोड़ दीजिए। भाई साहब ने कहा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सब लोग समझ रहे, विभाग अध्यक्ष। यश भैया ने दुश्मन शब्द लिया, उसका मतलब बैरी शत्रु, सब लोग समझ रहे। लेकिन जब कल अमर उजाला लिखेगा कि आज सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, ये अखबार में नहीं लिखेगा, समाचार पत्र में, ये बोली में चलेगा। देखिए यहाँ पर भी है एक थोड़ा सा, इसको आप मानक है या व्यवहार है, ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द सहज स्वीकार है, और हिंदी इसीलिए आज मानी गई। अभी ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमारे उजाला दफ्तर में हूँ, पुश और पुल को भी उसी तरह से लिया जाता है, खींचिए और ढकेलिए भी कोई दिक्कत नहीं है, एक आम भारतीय समझता है। पहली चीज, आरोपित नहीं होना चाहिए किसी कोई भी चीज। देखिए मैं एक साधारण सी बात कह रहा हूँ भाई साहब, आपका मन नहीं हो, आप दिन भर घर से ना निकले, कोई बात नहीं, लेकिन अभी घर में कोई ये कह दे कि आज तुम नहीं निकलोगे, वहीं से हमें लग जाएगा पूरा हमें पूरी आजादी चलेगी, हमको मार डाला गया। ठीक, मेरी बात समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हिंदी के भी साथ क्या है, देखिए हिंदी को लेकर के ऐसी, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कष्ट की बात है, ऐसे संकट की बात है, लेकिन लिखते समय या कई बार बोलते समय भी ये नहीं होना चाहिए कि उसका अनावश्यक प्रयोग हो रहा है, कोई चीज ठूस करके नहीं दी जानी चाहिए। और भाषा की बात है, जहाँ पे संध्या जी ने जब बात की, ये तो जितने भी विचारक हैं, चिंतक हैं, कवियों, सबने कहा है कि हिंदी के प्रचार प्रसार या विस्तार का अर्थ है बाकी सभी बोलियों को समान रूप से आदर देते हुए चलना। हिंदी का अर्थ तो ये कभी था ही नहीं, या किसी भी भाषा के साथ नहीं है, क्योंकि जितना हमारे साथ हिंदी के लिए, उतना तो कोई दक्षिण जो भाषी उसके लिए वो है उड़िया, तेलुगु, तमिल। लेकिन चूंकि भारत देश, जहाँ पर एक बेल्ट है जो हिंदी बोलने वाली एक जो पूरी पट्टी है ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सरोकार की और व्यापार की सारी थोड़ा तो आना चाहिए। कोई इतना कह देगा एक कितने का 80 किलो रुपए, इतना हो गया, इतना तक तो चलेगा, क्योंकि हर भाषा तो कोई नहीं सीख सकता। पर मैं फिर यही कहूँ बहुत जिम्मेदारी से, पूरे उत्तरदायित्व बोध के साथ, कि हिंदी के प्रचार प्रसार, चिंतन मनन, चिंता का अर्थ ये करता ही नहीं है कि हम किसी और के लिए अवरोध बने, उल्टा हम सबको लेके चलेंगे। आज भी कोई भी बात होती है, कुछ एक वाक्य होता है, तो उसमें बोलियों का कितना प्रभाव,
जैसे बात होती कैलाश जी की, बात चलती पिताजी की, उनको लोग उतना ही अवधि का कवि मानते हैं जितना भोजपुरी का और बनारसी बोली का मानते हैं। ये यही भाषा की ताकत है, यही भाषा की ताकत है। तो हिंदी के साथ ये मैं अवश्य मानता हूँ। अच्छा, आजकल तो खिचड़ी भाषा के अखबार भी हैं, आजकल नहीं, मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले तो इसी शहर में शुरू हो गए। यहाँ से वहां से एक बात कह रहा हूँ। लेकिन जैसा कि भाई साहब मैंने कहा ना, कि जैसा भाई साहब ने कहा, भैया ने, हम लोग ने कहा, तो ये जब पेपर छापेगा, जब हमारा समाचार पत्र अखबार छापेगा कि दो आदमियों ने उसको पीछे से पुश कर दिया, वहां खराब लगेगा, वहां यथोचित नहीं है, बोलने बोलने में चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके भी प्रयोग को लेकर के, और दूसरा, हिंदी के विकास का अर्थ अपनी लकीर अच्छे से खींचना और साथ में सबको साथ लेके चलना है, किसी को मना नहीं करना। और बहुत अच्छी बात अनुवाद की गई, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं भी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय अंग्रेजी में ही पूरा कानून पढ़ाता हूँ, पूरा विधि पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर एक हम लोग का भी तो उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, हम हिंदुस्तानी होकर के, भारतीय होकर, इतना हिंदी तो हमें स्वयं सीखनी चाहिए, इतना तो हमको पता ही होनी चाहिए, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। तो उन बच्चों को जिनको अंग्रेजी में मेरा पूरा संवाद होता है, उनको भी हिंदी के टर्म्स बताते हैं, और वो लोग इससे हिंदी में भी संवाद होता है, और उतनी तो उनकी समझ है भी। संकट वहां नहीं है, संकट हमेशा वहां होगा जब उसको हम क्लिष्ट करेंगे, आडंबरी कर देंगे, आरोपित कर देंगे, तो फिर अंततः उसका हाल क्या होगा कि कोई आगे बताएगा कि ये हिंदी हुआ करती थी, हिंदी में ऐसे बोला जाता था। बहुत क्षमा के साथ कहूंगा कि संस्कृत क्यों मर गई, कोर्ट लैंग्वेज कर दिया या आम आदमी से दूर कर दी गई, कहीं ना कहीं ये बात हुई होगी। मैं किसी भाषा पर नहीं जा रहा हूँ, वहां से हमारा पूरा, हमारा चरित्र है, हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति वहां से निकल रही है। तो लेकिन जब भी हम जड़ होंगे तो हमारा ही विकास अवरुद्ध होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। और आप में से तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें की, उनमें से मेरी अपने अपने ढंग से सहमति भी थी। सर, आप जो बात खड़ी किए हैं, अभी मैं साहित्य के तमाम महारथियों को सुन रहा था और सबकी बातों को मैंने ग्रहण करने की कोशिश किया। उसमें हमें लगा कि विज्ञान तो चूं-चूं का मुरब्बा है। विज्ञान का जो प्रकाशन है, चूँकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और लगभग पेशा जैसा ही है, तो हम उन सब समस्याओं से प्रतिदिन दो चार होते रहते हैं। हमारा अपना संस्था का और मेरा अपना जो दृष्टिकोण है कि हिंदी को समावेशी होना है, अभी पूर्णतया समावेशी नहीं हुई है। जैसे एक साधारण सी बात मैं करता हूँ कि एक कोई नया शब्द आया, कोई भी तकनीकी शब्द आया कहीं से, जैसे किसी तरह का कोई पौधा नया पकड़ा गया, ध्यान में आया, लोगों ने खोजा, तो उसका नाम जो है उस देश के, उस क्षेत्र के नाम को जोड़ते हुए बनाया जाता है। अब हम लोग कहाँ से उसका ट्रांसलेशन ज्यों का त्यों करेंगे? हमको आज उसको अखबार में देना है या अपनी पत्रिका में देना है या हिंदी भाषा के माध्यम से प्रसारित करना है। तो बताइए हम कहाँ से उसका ट्रांसलेशन लाएंगे या उसके तुरंत हम उसके लिए कोई एक शब्द बना लेंगे जो पारिभाषिक शब्द हो? असंभव। दूसरी चीज ये है कि कोई देशज शब्द है, जैसे किसी आदमी ने कहा कि जब बर्दवा हुरपेटे तो का कर पे। अब हुरपेटे का आप शुद्ध हिंदी शब्द बता दीजिए क्या होगा? हमारी मजबूरी है कि अगर मैं वैज्ञानिक हूं तो उसको हुरपेटे ही लिखूंगा, चाहे आप समझें और चाहे न समझें। यहां से हमारी आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरा रिसर्च भी हिंदी में विज्ञान लेखन पर है और शायद मैं पहला वो हुआ जो हिंदी में विज्ञान लेखन पर रिसर्च किया, और बहुत सी संघर्ष के बाद हमारा टॉपिक हुआ 7 लोगों का वो था, जिसमें वो 1.5 घंटे हमसे वाइवा हुआ है। 1.5 घंटे बाद तब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है आप कीजिए, और उसका परिणाम ये रहा कि जब मैंने फाइनल अपना थीसिस सबमिट किया तो लगभग वो 1.5 किलो वजन का थीसिस था। पन्ना तक लोग नहीं पलटे, कहें कि वो तो सब आपसे पहले ही बात हो गई। वहाँ प्रॉब्लम, हम लोग हाशिए पर हैं। हिंदी में लेखन, विज्ञान लेखन, हिंदी के मूल लेखन
बिल्कुल अलग और हाशिए पर है। उसका कारण क्या है? हमारी भाषा संक्षिप्तीकरण की ओर भागती है। विज्ञान की भाषा मैं कर रहा हूँ, हमारी हिंदी की भाषा नहीं कर रहा हूँ। विज्ञान की भाषा संक्षिप्तीकरण की ओर भागती है, और वो संक्षिप्तीकरण सीधे सीधे भागता है गणित की ओर। कारण कि गणित से ज़्यादा संक्षिप्त लिखने का किसी के पास भी कोई तजुर्बा नहीं है, चाहे हमारे वो संस्कृत का व्याकरण ही हो। मैं भी संस्कृत व्याकरण से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, संस्कृत व्याकरण भी जानता हूँ, काफ़ी कुछ उसमें मेरे आदरणीय पिताजी ने पढ़ाया भी है। तो उन सब को समझते हुए हम मजबूर हैं, हम लोग एक एक पेज 1.5 पेज लिख ले जाते हैं। मैं मूलतः गणित का ही छात्र हूँ। एक एक 1.5 पेज लिख ले जाते हैं, कहीं पर इसमें इफ एंड बट, इफ के लिए बट या सो, इसके अलावा और कोई अक्षर आता ही नहीं है। तो भाषा से भेंट नहीं है। लेकिन भाषा हमारी मजबूरी है, भाषा हमारी अस्मिता है, हम भाषा से जीवित हैं। हमको अपने खिड़कियां और दरवाजे खोल के रखने होंगे। हम तो ऐसे लेखकों को फेस करते हैं जो बेचारे एक भी वाक्य सही नहीं लिखते हैं। आप जो कहे होंगे हमने पढ़ा, उसकी भाषा पर नहीं कमेंट करेंगे, उसकी भाषा पर आपको कमेंट करना चाहिए। उससे मैं सुधरूंगा तो हमारा लेखक भी सुधरेगा, हमारा लेखक सुधरेगा तो आप उसको पढ़ के प्रसन्न होंगे। वहाँ आप ताजुब करेंगे कि एक एक लेखक को 4-4 बार 5-5 बार मुझे करेक्ट करना पड़ता है, तब भी जा करके आप उसकी मूल भावना को तो नहीं खत्म कर सकते ना। हम सेंटेंस उसका ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ शब्द हैं जो उसके अपने व्यक्तिगत शब्द हैं, हम अपने शब्द को वहाँ पर ठूंस करके उसको खराब नहीं करना चाहते। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम भाषा को कैसे करें। वहाँ पर हम आदरणीय पांडे जी के उसके लेकर के हम भी परेशान रहते हैं। जो अभी मैडम ने कहा कि हंस और हंस दोनों को बनाए रखिए, वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये देन कहाँ की है। कारण कि मैं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा हूँ, चाइल्ड राइट्स कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ, और चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से लेकर के नेशनल तक और इंडियन साइंस कांग्रेस तक उसको मैंने प्रतिनिधित्व किया है और देखा है। जजेस के बीच में जो अपने देश के जजेस रहे हैं उनके बीच में भी जा कर के देखा है। तो भाषा संबंधी जो बात आप कह रहे हैं वो हर जगह है। लेकिन एक जगह ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने सारी मीटिंग इंग्लिश में किया और कहा कि फिर आप बताइए कि हम हिंदी में कैसे करें। हम कहे ठीक है, हिंदी में संक्षिप्तीकरण करता हूँ और संक्षिप्त करके लिखा मैंने। नहीं, उसको मैंने लिखा और नहीं सर, वही मैं बात बता रहा हूँ, आतंकित करने वाली भाषा की बात मैं कर रहा हूँ। उसको मैंने हिंदी में लिखा, सामान्य हिंदी में लिखा। मैं तो इलाहाबाद का हूँ, तो उसको सामान्य हिंदी में लिखा। सामान्य हिंदी में लिख करके जब मैंने उसको पढ़ा तो जितने लोग उसमें बंगालीज थे, उड़िया थे, बिहार के थे, साउथ इंडियंस थे, सब थे, तो उन लोगों ने ताली बजाया और कहा कि इससे बढ़िया और सबसे संक्षेप में आपने कहा, और इतने संक्षेप में और कोई कह नहीं सकता है। हम कहे भाई हम तो इलाहाबाद के हैं, जो हिंदी की जमीन रही है, और हमारे यहाँ मैंने कहा नागरिक प्रचारणी हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन है, हमारे यहाँ नागरिक प्रचारणी सभा की भी पत्रिकाएं आती रही हैं, पढ़े रहे हैं। जिला का मतलब है पालिश या चमक, और जिला का अर्थ है तो वो पालिश वाला जी, और है ही है वो है ही है, वही सत्य है। पूरा है जलील और जलील का कमी ना खुदा का जमीन अरे खिलाफत मुखालफत जो इस्तेमाल हो रहा है, तो और मतलब कुछ आप ऐसा सुझाइए जिससे पानी ज्यादा हो जाए तो निकल जाया करे और कम रहे तो बना रहे। देखिए ऐसा है ना कि आप जब शुद्धता की बात की जाती है तो दिमाग में घुस जाता है संस्कृताइज्ड शब्द, संस्कृतनिष्ठ शब्द। ये कैसे हो जाएगा? शुद्धता का मतलब जो कहिए, पुरुष है तो मैं जाता हूँ कहेगा, मैं जाती हूँ नहीं कहेगा। मैं आया हूँ, गया हूँ, लीजिए दीजिए में द में छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा रहेगी। ये समझ के लिखेंगे, बोलेंगे ना, थोड़ा जो मैं सो लिख दीजिए। एक ने कहा कि व्याकरण का नियम मुख सुख, पहली बार सुख रहा, व्याकरण का नियम मुख सुख किसने कहा था? कौन प्रणेता ने मुख सुख कहा था? और शब्दों को
लाइब्रेरी में नहीं रख दिया जा, संग्रहालय में नहीं रख दिया जा रहा, जिसने एक वक्ता ने कहा था। अब दवाइयों हैं, जगह जगह दवाइयों में बड़ी की मात्रा, दवाइयों शत नमन हर चीज लगा दिया गया है। इसको शुद्ध मानेंगे आप? सृजन शब्द प्रयोग कर, सबको मैं खुली चुनौती देता हूँ, ललका के कहता हूँ, सृजन आप कहते हैं शुद्ध है, विसर्जन क्यों नहीं कहते हैं? विसर्जन क्यों कहते हैं? सर्जन के विरुद्ध विसर्जन होता है। यशमालवी जी शुद्धता क्या है? फिर आप भाषा क्यों कह रहे हैं? व्यवधान का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप दोहे में 13-11 की मात्राएं लेके क्यों चल रहे हैं? 14-16 के चलिए। शुद्धता वहां भी देखी जाएगी ना। सुन रहे हैं, तुम जब शिक्षक को चार नहीं, शिक्षक हो कि शिक्षक हो, किस बात के शिक्षक हो भाई? आप अपना परिचय दे रहे हो, मैं शिक्षक हूँ। आप विद्यालय पढ़ा रहे हो, नहीं नाम जो जार वाला छोड़िए, व्यक्ति बोधक संज्ञा जिस रूप में होगा, व्यक्ति बोधक संज्ञा जो है जिस रूप में होगा उसी माना जाएगा। अरे भाई ठीक है, आप शिक्षण संस्थान में जा रहे हैं क्या? फिर वही बात, हाँ तो बोले ना, क्यों नहीं बोल रहा है? आप समाज में शिक्षक बोल रहे हो। नहीं कहीं ऐसे अवरोध है उनको छोड़ दिया गया है। जो प्रवाह है ना कंटेंट का, राइटिंग का, नहीं तो प्रवाह का मतलब ये नहीं होता कि बड़ी मात्रा कर, ये कैसे हो जाएगा भाई? आप फल कह रहे हैं, फूल कह रहे हैं, फल कह रहे हैं, फूल कर रहे हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब छोटी मात्रा बड़ी मात्रा के भाइयों में आप बड़ी मात्रा को लगा देंगे जो हाँ, नहीं देश के माने जाने लोग विद्वत जनों कहते हैं, विद्वत जनों प्रयोग करते हैं। जन से जनों होगा ही नहीं, जन स्वयं बहुवचन है, तो बहुत सारे शब्द है, तो उसके प्रति और कहीं बहुत लोग जागरूक रहते हैं, जो खंडन करते हैं और शब्दों के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। तो हमको, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि शुद्ध लिखे, सरल लिखे, मात्रा दोष न हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।